हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का एक नया चैप्टर रेडियो एक्टिव और नाभिकीय ऊर्जा, इसके बारे में देखिए हम लोग पहले पढ़ेंगे। शुरुआत के 10 से 12 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो इन 10-12 मिनट में यदि आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद इसी से रिलेटेड 38 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो पॉलिटेक्निक में पूछे गए हैं वो प्रीवियस ईयर के 38 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले रेडियो एक्टिव या नाभिक के बारे में पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो रेडियो एक्टिवता पहले क्या देखेंगे, रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिवता क्या होता है पहले समझिए। वे धातुएं जो स्वतः भेदी किरणों का उत्सर्जन करती हैं। किसका उत्सर्जन करती हैं? भेदी किरणों का, बोल सकते हो भेदी किरणों का उत्सर्जन करती हैं। अब भेदी किरणें कौन कौन सी हैं? अल्फा, बीटा और गामा, ठीक। तो जो पदार्थ भेदी किरणों का उत्सर्जन करती हैं मतलब निकालती हैं, अल्फा बीटा गामा किरणों को जो निकालती हैं, वे पदार्थ जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। बात समझ में आई? रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या है? जो स्वतः भेदी किरणों का उत्सर्जन करते हैं। बोलो भाई, कहाँ है शांतो? अल्फा बीटा गामा क्या है? भेदी किरणें हैं। और जो पदार्थ स्वतः भेदी किरणों का उत्सर्जन करेंगी वो क्या होंगी? रेडियो एक्टिव पदार्थ, ठीक है। और इस घटना को या इस प्रक्रिया को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो ध्यान समझो। अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करती हैं। तो जब अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करती हैं तो उनके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन होता है, ठीक। तो अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो समझिए अल्फा कण क्या होता है? हीलियम परमाणु के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। हीलियम परमाणु के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। अब हीलियम के बारे में तो जान ही रहे हैं कि परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2, ठीक है। द्रव्यमान संख्या होती है 4। अब समझिए, परमाणु क्रमांक 2, द्रव्यमान संख्या 4, ठीक। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होते हैं उसमें, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन निकल गया। देखिए ये बात तो सबको पता होगा ना कि परमाणु के केंद्रीय भाग में नाभिक होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया। और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं 2-2। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो बचा क्या? नाभिक। समझ गए? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, बचा नाभिक। तो हीलियम परमाणु के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। तो अल्फा कण पर ये बताइए धन आवेश होगा कि ऋण आवेश होगा? इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब माइनस निकल गया, माइनस निकल गया तो इस पर कौन सा आवेश होगा? प्लस आवेश। तो याद रखिए इस पर 2 यूनिट धन आवेश होता है। कितना? 2 यूनिट धन आवेश, ठीक। अब बीटा क्या होता है? बीटा जो है ये ऋण आवेशित होता है। क्या होता है? ऋण आवेशित होता है। ये बात याद रखिए। इसको जो है -B0 से प्रदर्शित करते हैं, या माइनस जो है थोड़ा नीचे लिखते हैं इस प्रकार से, -1 ऐसे, -1 E0 ऐसे, ठीक। अब यहाँ समझिए बीटा जो होता है वो ऋण आवेशित होता है। इस पर 1 यूनिट ऋण आवेश होता है और गामा पर कोई आवेश नहीं होता है। तो ये तीनों बातें समझ में आ गई क्या? कि अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? 2 यूनिट धन आवेश, बीटा पर 1 यूनिट ऋण आवेश, गामा उदासीन होता है, कोई आवेश नहीं होता है। फिर इसके बाद हीलियम परमाणु के नाभिक को अल्फा कहते हैं और ये ऋण आवेशित होता है, ये गामा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये समझ लीजिए कि द्रव्यमान जो होता है वो अल्फा का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होता है, बीटा का अल्फा से कम, गामा का सबसे कम होता है, ठीक। द्रव्यमान हो गया। और आवेश ये बताइए कि आवेश किस में ज़्यादा है? अल्फा में, बीटा में, गामा में? अल्फा में 2 यूनिट है, बहुत बढ़िया। तो आवेश जो है अल्फा पर ज़्यादा होता है, यानी आयन ज़्यादा होता है, बीटा पर और कम, गामा में सबसे कम, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद ये समझिए द्रव्यमान यदि उसका कम है ना, द्रव्यमान अल्फा का ज़्यादा है, गामा का कम है, तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसकी चाल ज़्यादा होगी। द्रव्यमान जिसका कम होगा उसकी चाल ज़्यादा होगी। चाल ज़्यादा होगी ये समझिए, ज़्यादा चाल से जाएगा। तीर चलाए हो ना, तीर चलाए हो, ज़्यादा तेज़ी से तीर जाएगी तो ज़्यादा धंसेगी कि धीरे से जाएगी तब ज़्यादा धंसेगी? ये बताइए।
तेजी से जाएगी। अब ये बताइए चाल किसकी ज़्यादा है, गामा की। अल्फा की चाल कम है, तो किसकी भेदन क्षमता ज़्यादा होगी, अल्फा की या गामा की? कौन ज़्यादा भेदेगा? बहुत बढ़िया, भेदन क्षमता किसकी ज़्यादा होती है, गामा की। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है, ठीक। और एक चीज़ याद रख लीजिए यहीं पे कि जब अल्फा कण उत्सर्जित करता है, क्या करता है, अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो परमाणु क्रमांक कितना है, 2, द्रव्यमान संख्या 4, ठीक है। तो अल्फा कण जब निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होगी। कितने की, 2 कमी होगी। और द्रव्यमान संख्या में बताइए, द्रव्यमान संख्या यानी जो ऊपर लिखा है वो द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या में कितने की कमी होगी, 4 की कमी होगी। बात समझ में आई। अब बीटा कण जब उत्सर्जित होगा तो क्या होगा, बताइए क्या होगा, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा कि घटेगा, क्या लग रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया, कितना बढ़ेगा, 1 की वृद्धि हो जाएगी, समझ गए। यदि परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब कितना बीटा निकला है, कितना बीटा कण उत्सर्जित हुआ है, 2। अगर 2 की वृद्धि हो रही तो 2, 1 वृद्धि हुई तो 1, ठीक, ये याद रखना है। अब इसके अलावा एक चीज़ और पढ़ लीजिए कि जब कितने अल्फा कण उत्सर्जित हो रहे हैं, कितने बीटा कण, तो अल्फा कणों की संख्या के लिए होगा, चलिए अगला पेज ले लेते हैं। अल्फा कण अगर उत्सर्जित होता है यानी अल्फा कण की संख्या, अल्फा कणों की संख्या, उत्सर्जित अल्फा कणों की संख्या के लिए फार्मूला होता है द्रव्यमान संख्या में कमी। समझिए ध्यान से, द्रव्यमान संख्या में कमी। अब देखिए एक अल्फा कण निकलेगा तो 4 की कमी आएगी ना, तो टोटल अल्फा कणों की संख्या यदि निकालनी है तो द्रव्यमान संख्या में कमी बटे 2 की 4, ये ऑप्शन है, बटे 4 लिखें या 2, नहीं, अल्फा कण में देखिए समझिए, अल्फा कण में द्रव्यमान संख्या में कितनी कमी होती है, कि अल्फा कण निकलता तो 4 की कमी होती है, तो 4 से भाग देंगे, ठीक, तो अल्फा कण की संख्या आ जाएगी। ये फार्मूला याद रखना है। और बीटा कणों की संख्या के लिए, उत्सर्जित बीटा कणों की संख्या यदि निकालनी है तो इसके लिए फार्मूला होता है 2 × अल्फा माइनस परमाणु क्रमांक में परिवर्तन। अब परिवर्तन ये वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी, परमाणु क्रमांक में क्या, परिवर्तन, ठीक। ये बातें समझ में आ गई। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जो पदार्थ भेदी किरणों का उत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, थोड़ा बोलिए भाई, रेडियो एक्टिव पदार्थ, और इस घटना को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। जब एक अल्फा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। जब बीटा कण निकलता है तो 1 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, 2 यूनिट धन आवेश, और बीटा पर 1 यूनिट ऋण आवेश। चाल किसकी ज़्यादा होती है, गामा की, और चाल सबसे ज़्यादा गामा की होती है। और ये चाल याद रखिए प्रकाश की चाल के बराबर होती है, कितनी होती है, प्रकाश की चाल के बराबर। और अल्फा कणों की संख्या, बीटा कणों की संख्या, ये तो सामने दिख रहा है, ठीक। तो ये हो गया। इसके बाद हमको देखना है, चलिए समझ लेते हैं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ठीक है। रेडियो एक्टिवता से रिलेटेड शायद इसी से ज़्यादा आता, बाकी अभी क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको वहीं क्वेश्चन में बता देंगे। तो समझिए, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, क्या, नाभिकीय संलयन, ये पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े कि नहीं, नाभिकीय संलयन और दूसरा नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। समझिए, नाभिकीय संलयन में क्या होता है, देखिए एक में टूटता है, एक में जुड़ता है, एक में टूटता है, एक में जुड़ता है। अब ये बताइए किस में टूटता है, किस में जुड़ता है, विखंडन में टूटेगा, संलयन में जुड़ेगा, बस। तो समझिए संलयन में क्या होता है कि 2 हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, 2 हल्के नाभिक, लिखना पड़ेगा कि याद रहेगा, चलिए बहुत बढ़िया। तो नाभिकीय संलयन में क्या होगा, 2 हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे, ठीक। और विखंडन में क्या होगा, एक भारी नाभिक 2
हल्के नाभिकों में टूट जाएगा, ये विखंडन होता है। अच्छा, तो इसमें चलिए थोड़ा समझने के लिए यहाँ लिख देते हैं, इसमें जुड़ता है, इसमें टूटता है, चलेगा? ठीक है ना? टूटता, टूटता मतलब भारी नाभिक हल्के नाभिक में, और इसमें हल्का नाभिक जुड़ करके भारी नाभिक बनाता है। ठीक है। अच्छा, ये नाभिकीय संलयन जो होता है ये बहुत ही उच्च ताप पर होता है, ये याद रखना है, बहुत ही उच्च ताप पर होता है। दूसरी बात याद रखिए कि सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वो कौन है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो उसमें जो है प्रोटॉन प्रोटॉन जुड़ता है, हीलियम बनता है, कार्बन बनता है, कार्बन चक्र ये सब होता है, वो उस सिलेबस में नहीं है। इतना समझिए कि संलयन में क्या होता है कि दो हल्के नाभिक जुड़ करके भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, और ये उच्च ताप पर होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। ठीक, और क्या इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि ये आपका संलयन जो होता है, ये सुने हैं, कौन सा बम सुने हो भाई? हाइड्रोजन बम। हाँ, सही सुने हो। तो ये जो हाइड्रोजन बम होता है, इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन। ठीक, और ये जो विखंडन होता है, इसमें क्या होता है? कौन सा बम? परमाणु बम। बहुत बढ़िया। तो परमाणु बम किस पर आधारित होता है? नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, और हाइड्रोजन बम किस पर? नाभिकीय संलयन। याद रहेगा ना ये बात? भूलेगा तो नहीं कभी? क्या नहीं भूलेगा? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। ठीक है। अच्छा, अब ये विखंडन जो होता है ये होता है दो प्रकार से, टूटता। अच्छा, कैसे होता है ये भी समझ लीजिए। देखिए, विखंडन में इसमें बनती श्रृंखला अभिक्रिया। क्या बनती है? श्रृंखला अभिक्रिया होती है। कैसे होती है अभी बता रहे हैं। श्रृंखला अभिक्रिया होती है। कैसे? देखिए, यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है। यूरेनियम पर किसकी? न्यूट्रॉन। तो यूरेनियम पर जब एक न्यूट्रॉन का अटैक होता है, ठीक, एक न्यूट्रॉन का अटैक होता है, तो इससे 3 न्यूट्रॉन बनते हैं। तो इससे कितने न्यूट्रॉन बनते हैं? 3। ठीक, या एन लिख दें, समझ आएंगे ना न्यूट्रॉन। अब एक न्यूट्रॉन अटैक करेगा यूरेनियम पर, कितने न्यूट्रॉन बनेंगे? 3। अब फिर ये तीनों अटैक करेंगे यूरेनियम पर, समझ गए? बहुत बढ़िया। कितना बनेगा? 9, है ना। अब ये 9 न्यूट्रॉन फिर से अटैक करेंगे। ये देखो श्रृंखला बढ़ती चली जा रही ना। तो इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? श्रृंखला अभिक्रिया। श्रृंखला अभिक्रिया समझ में आ गया? क्या होता है? यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी होती है, या कह लीजिए यूरेनियम पर न्यूट्रॉन का अटैक होता, 3 न्यूट्रॉन बनते हैं। तीनों न्यूट्रॉन फिर से यूरेनियम पर अटैक करते हैं, इससे इस प्रकार से बहुत सारे न्यूट्रॉन बनते जाते हैं ना। कितने बनेंगे भाई? बहुत सारे बनेंगे। चलो, क्या मतलब? तो ये श्रृंखला बनती चली जाएगी। ठीक है, क्या होगा? श्रृंखला बढ़ती चली जाएगी। इसी को कहते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। समझ में आया? तो अच्छा, विखंडन या संलयन दोनों में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ठीक, अब ये देखिए, ये शांत होने का नाम नहीं लेगा, ये तो बढ़ता जाएगा। तो परमाणु बम जो होता है इसी आधार पर कार्य करता है। न्यूट्रॉन का अटैक होगा, बहुत सारे न्यूट्रॉन बनते जाएंगे, अटैक होता जाएगा। समझ में आया? चलिए, अब इस श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, जब नियंत्रित करेंगे तो इससे उत्सर्जित जो ऊर्जा होती है, निकलने वाली जो ऊर्जा होती है, इसका उपयोग कारखानों में ईंधन के रूप में होता है। बात समझ में आई? अनियंत्रित। समय ज़्यादा लग जा रहा है क्या यार? चलिए कोई बात नहीं, अच्छे से समझते जाइए, याद हो जाना चाहिए। अनियंत्रित, ठीक, एक होता है नियंत्रित, दूसरा होता है अनियंत्रित। तो नियंत्रित में क्या होता है? नियंत्रित किया जाता है इस ऊर्जा को। देखिए, ये न्यूट्रॉन का अटैक होगा, बहुत सारे न्यूट्रॉन बनते जाएंगे ना, तो इसको रोका जाता है। इसको रोका जाता है। कहाँ रोका जाता है ये भी आपको याद रखना है। इसको रोका जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। कहाँ? नाभिकीय रिएक्टर। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में रोका जाता है। अब नाभिकीय रिएक्टर में रोकता कौन है?
कुछ विमंदक होते हैं और कुछ होता है विमंदक मतलब जो न्यूट्रॉन को के वेग को कम कर देते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन के वेग को कम कर देते हैं और न्यूट्रॉन के वेग को कम कर देते हैं। दूसरा, न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेते हैं। क्या करते हैं? न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करने का जो कार्य करता है उसको कहते हैं नियंत्रक छड़ें। क्या होता है? नियंत्रक छड़ें। अब ये छड़ें जो है कैडमियम या बोरान की बनी होती हैं। नियंत्रक छड़ें किसके बनी होती हैं? कैडमियम या बोरान की। लिख दें कि समझ आएगी? चलिए CDB लिख दे रहे हैं, चलेगा? ये क्या है? नियंत्रक छड़ें हैं, नियंत्रक छड़, ठीक है। अच्छा, दूसरा अभी हमने बताया विमंदक। विमंदक का कार्य कौन करता है? भारी जल, ठीक है, भारी जल ये जो है विमंदक का कार्य करता है, ठीक है। चलिए, अब नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में समझ में आया क्या? कि विखंडन अभिक्रिया जब होती है, श्रृंखला अभिक्रिया बनती है, तो इस प्रक्रिया को देखिए, विखंडन अभिक्रिया नाभिकीय रिएक्टर में जब कराई जाती है तो इसमें इसको नियंत्रित किया जाता है और इससे उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग कारखानों आदि में ईंधन के रूप में होता है। नियंत्रित करने के लिए कुछ नियंत्रक छड़ों का उपयोग किया जाता है, कैडमियम, बोरान आदि, ठीक है। और कुछ विमंदक होते हैं जो न्यूट्रॉन के वेग को कम कर देते हैं। और ये क्या करती हैं? नियंत्रक छड़ें न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेती हैं। याद रखो, ये न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेती हैं, ठीक। चलिए, अनियंत्रित वाला क्या होता है? ये परमाणु बम इसी पर आधारित होता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसमें और क्या है? रेड, अच्छा एक चीज़ और देखिए, जब अल्फा बीटा कणों का उत्सर्जन होगा, अल्फा बीटा कण निकलेंगे तो कह रहे हैं कि द्रव्यमान संख्या में कमी हो रही है, परमाणु क्रमांक में भी कमी हो रही है। तो जिससे अल्फा बीटा कणों का उत्सर्जन होगा, जिससे अल्फा बीटा कणों का उत्सर्जन होगा तो उसकी मात्रा में कमी आएगी कि नहीं आएगी? क्षय होगा धीरे धीरे, ठीक है। तो मान लेते हैं किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा, ये आपको अच्छे से याद रखना है, प्रारंभिक मात्रा जो है वो मान लेते हैं n है। कितनी है? n। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा n प्रारंभ है, इसको n0 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और n इसका जो है शेष बची मात्रा है। कुछ समय बाद, मान लो t समय बाद, कितनी देर बाद? t समय बाद शेष बची मात्रा n है। ये तीनों चीजें समझ में आई? क्या है n0? क्या है? प्रारंभिक मात्रा, रेडियो एक्टिव पदार्थ की प्रारंभ में जो मात्रा है वो है, ठीक है। t समय बाद रेडियो एक्टिव पदार्थ है, अल्फा बीटा कणों का उत्सर्जन होगा, द्रव्यमान में कमी होगी, मात्रा में कमी होगी, तो कम होने के बाद जो बचा है वो n है, ठीक। कितनी देर में हुआ है? t समय में, ठीक। एक बात और आपको यहाँ याद रखनी है, अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल क्या होता है? अर्ध आयु ना, जैसे कहा जाए कोई 10 साल तक जीता है तो इसकी अर्धायु कितनी होगी? 5। तो वैसे कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ पूरा क्षय होता है 10 वर्ष में, पूरा क्षय होता है 10 वर्ष में, तो आधा खत्म होगा कितनी देर में? 5। तो यही 5 इसका अर्धायु है। तो अर्धायुकाल परिभाषित कैसे करेंगे? कि वह समयांतराल जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ की आधी मात्रा कम हो जाती है, या आधी मात्रा अगर कम हो गई तो बची कितनी? आधी बच गई। तो उल्टा भी कर सकते हो कि वह समयांतराल जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ की आधी मात्रा शेष रह जाती है या आधी मात्रा वियोजित हो जाती है। बात समझ में आ रहा है? अर्धायुकाल क्या है? वह समयांतराल जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ की आधी मात्रा वियोजित हो जाती है, कह लो, या शेष रह जाती है। समझ में आया? ये अर्धायुकाल है। अब इसमें संबंध होता है क्या? देखिए समझिए, आधी मात्रा वियोजित हो जाती है, तो ये फार्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। n = n0, प्रारंभ में मात्रा थी, तो देखिए अर्ध आयुकाल, अगर एक अर्ध आयुकाल लगा तो आधी मात्रा बचेगी ना, ये शेष बची मात्रा, ये प्रारंभ में मात्रा है। प्रारंभ में मात्रा मान लो 10 किलो अभी बताए ना, तो आधा समय बीत गया यानी अर्धायुकाल बीत गया, तो आधी मात्रा रह जाएगी 1/2। 2 अर्धायुकाल हो गया तो 1/4 हो जाएगा। 3 अर्धायुकाल 1/8। समझ पा रहे हैं? 2 जितने अर्धायुकाल लगेगा उतने से इसमें गुणा हो जाएगा। ये फार्मूला है, ये याद रखना आपको। n क्या है? अर्धायुकालों की संख्या, ठीक। अब एक फार्मूला और यहीं लिख दे रहे हैं, ये टोटल लगने वाला समय जो होता है, टोटल लगने वाला समय, ये n गुणे अर्ध आयुकाल के बराबर होता है। बात समझ में आया? जैसे मान लिया जाए किसी पदार्थ का अर्धायुकाल 5
वर्ष है। कितना है अर्धायुकाल? 5 वर्ष है। तो इसने लिया कितना? 2 अर्धायुकाल। कितना? 2 अर्धायुकाल। तो टोटल कितना समय लगेगा? 5 दूनी 10। जैसे यहाँ समझिए अर्धायुकाल गुणे अर्धायुकालों की संख्या कर देंगे तो पूरा समय मिल जाएगा। तो ये पूरा चैप्टर हमको तो लग रहा है इतने में से ही आपका आएगा। तो अब चलिए प्रश्न हम एक एक करके करते हैं, देखते हैं आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। तो चलिए फटाफट बताइए। अच्छा, ये तो जो है इतिहास है। रेडियो एक्टिविटा की खोज जो है हेनरी बेकुरल ने किया था। किसने किया था? रेडियो एक्टिविटा की खोज हेनरी बेकुरल ने किया था। ठीक, बी वाला ऑप्शन सही होगा, तो बी पे टिक लगाइए। चलिए अगला बढ़ें, आगे बढ़ें। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने किया था। चलिए दूसरा प्रश्न, इसमें नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट प्रयुक्त होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में जो ग्रेफाइट होता है वो प्रयुक्त होता है कहाँ? न्यूट्रॉनों के वेग को घटाने के लिए, विकिरण शील्ड के रूप में, रिएक्टरों की भीतरी सतह पर लेपन के लिए, तापीय कुचालक के रूप में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोलिए भाई। न्यूट्रॉनों के वेग को घटाने में। अभी हमने बताया ना ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट। अच्छा, ग्रेफाइट और भारी जल, फिर से सुन लीजिए ध्यान से। ग्रेफाइट और भारी जल जो होता है वो क्या करता है? विमंदक का कार्य करता है। अभी हमने बताया था ना भारी जल, ग्रेफाइट का नाम नहीं लिए थे शायद, भूल गए थे। तो ग्रेफाइट और भारी जल जो होता है वो क्या करता है? न्यूट्रॉन के वेग को कम करता है। कौन न्यूट्रॉन के वेग को कम करता है? ग्रेफाइट और, थोड़ा तेज बोलो यार। ग्रेफाइट और, क्या बात है, ग्रेफाइट और भारी जल क्या करता है? न्यूट्रॉनों के वेग को कम करता है। अब ये बताइए कि ग्रेफाइट और भारी जल जो होता है ये विमंदक का कार्य करता है या नियंत्रक क्षण के रूप में प्रयुक्त होता है? विमंदक का कार्य करता है, यानी वेग कम करता है। चलिए बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला वाला सही होगा। ठीक, आगे बढ़ें। चलिए तीसरा प्रश्न, ये आपका तीसरा प्रश्न सामने है। देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षणें बनी होती हैं। बताइए, यूरेनियम की, ग्रेफाइट की, कैडमियम की या फिर प्लूटोनियम की? किसकी बनी होती हैं? क्या बात है, मतलब सुन रहे हो, समझ रहे हो। ये सही होगा। ठीक है, और ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट ये न्यूट्रॉन को, हाँ, वेग को कम करता है ना, यानी विमंदक का कार्य कौन करता है? ग्रेफाइट। और नियंत्रक क्षण के रूप में कैडमियम। कैडमियम के अलावा और कौन है? बोरान ना। चलिए, यूरेनियम क्या करता है भाई? यूरेनियम का काम क्या है? वही तो टूट रहा है, उसी को तो तोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम और ये प्लूटोनियम जो है ये ईंधन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? ईंधन, मतलब जिसको जलाते हो भाई वही तो ईंधन है। तो यहाँ कौन जल रहा है? यूरेनियम या न्यूट्रॉन, है ना, यूरेनियम या प्लूटोनियम। कैसे जल रहा है? कैसे जल रहा है यूरेनियम? न्यूट्रॉन का अटैक हो रहा है, वो टूट रहा है, न्यूट्रॉन बन रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। चौथा प्रश्न, ये इसमें कह रहे हैं किसी रेडियो एक्टिव तत्व का अर्ध आयु काल 10 वर्ष है। अर्ध आयु काल कितना है? 10 वर्ष है। उस पदार्थ की 10 ग्राम मात्रा कितने समय में 1.25 ग्राम रह जाएगी? बताइए कैसे लगाएंगे? पहले क्या क्या दिया हुआ इसको लिख लिया जाए। रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु काल यानी T½ कितना है? 10 वर्ष। ठीक है ना, आगे बढ़िए। उस पदार्थ की 10 ग्राम मात्रा, 10 ग्राम मात्रा कितने समय में 1.25 ग्राम रह जाएगी? ठीक है, अब ये बताइए इसमें से एक प्रारंभिक मात्रा है और कोई एक शेष बची मात्रा है। ठीक है, अब ये बताइए प्रारंभिक मात्रा कितनी है? 10 ग्राम, है ना, और शेष बची मात्रा 1.25 क्या ग्राम। समझ में आया? क्या पूछ रहे हैं? कितने समय में, यानी टी का मान पूछ रहे हैं। और हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं? टी बराबर n गुणे अर्धायु काल। बहुत बढ़िया यार, बड़े समझदार तुम लोग, यही ना।
तो यहाँ से जो है n का मान निकाल लो किसी प्रकार से। कैसे निकालेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएं? n इज इक्वल टू n नॉट हाफ पावर n। चलो सॉल्व करो कॉपी पे जल्दी जल्दी। n का मान कितना लिखें? 1.25। देखते हैं हमसे पहले कौन बताता आंसर। n नॉट कितना है? 10। 1/2 पावर n। आप लोग भी लगाइए, और जो है यदि हमसे पहले आंसर आ जाए या बाद में ही आ जाए, कमेंट करके बताइए कितना आंसर इसका होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये आया 1.25/10 होगा ना, ये इधर जाएगा 1/2 घाते n। अब देखिए 0.2 स्थान पर ना 100 से गुणा करेंगे, तो कर लीजिए गुणा, तो आएगा 125/1000। 100 से गुणा करेंगे ना, 1 जीरो पहले से है, 1/2 पावर n। ठीक है, या तो एक काम करिए कि इसको जो है काट दीजिए, काट दें, या फिर गुणनखंड ही कर लो, जो कहो। क्या करें? चलिए 5 गुणे 5 गुणे 5 कर सकते हैं ना, और नीचे 10 गुणे 10 गुणे 10 कर सकते हैं 3 बार। हाँ, तो पावर कितना बना? 3। हाँ, बहुत बढ़िया, क्या बात है, ये पावर होगा 3। आंसर आया कि नहीं? अभी क्या कर रहे हो जी, हमारे साथ लगा रहे हो क्या सब लोग? n का मान 3 आया, समय कितना लगेगा? 3 गुणे अर्धायुकाल कितनी है? 10 वर्ष, तो कितना आएगा? 30 वर्ष। समझ में आया? ये कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी वाला सही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए चलिए, ये 5वां क्वेश्चन बताइए। परमाणु भट्ठी में ग्रेफाइट क्या कार्य करता है? वाह भाई, तो ए वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़े। चलिए, ये शीतलक का कार्य कौन करता है? ठंडा करने का, भारी जल भी। ठीक है, और कंक्रीट की मोटी दीवारें बनाई जाती हैं चारों तरफ। कंक्रीट की रिएक्टर में कंक्रीट की मोटी दीवारें होती हैं जो क्या करती हैं? ऊर्जा को बाहर जाने नहीं देती है। चौथा क्वेश्चन था। 5वां, अब देखना है 6वां प्रश्न। समझ में आ रहा है जी? आगे बढ़े। वाह भाई, थोड़ा एनर्जी से बोलो यार, सो रहे हो जैसे। कृत्रिम रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? देखिए, रेडियो एक्टिवता की खोज बेकुरल ने किया था ना, बेकुरल ने किया था। ये कौन सा? जो रेडियो एक्टिव पदार्थ स्वतः भेदी कणों का उत्सर्जन करते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं ना, इसकी खोज जो है इसके बारे में बेकुरल ने बताया था। किसने? हेनरी बेकुरल ने। और जो है कृत्रिम रेडियो एक्टिवता की खोज आई क्यूरी तथा जोलियट ने। ठीक है, ये दोनों पति पत्नी मिलकर के कृत्रिम रेडियो एक्टिवता की खोज किए थे। ठीक है, आगे बढ़े। ये याद रखना है, आई क्यूरी तथा जोलियट ने कृत्रिम रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। ये इसके बाद अगला प्रश्न। नींद आ रही है का? नहीं, बहुत बढ़िया। परमाणु नाभिक में से किसके निकलने पर परमाणु संख्या मतलब वही परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है? बताइए। एल्फा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या बदलती है ना? कितनी बदलती है? परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। बीटा कण निकलता है तो 1 बढ़ जाता है। न्यूट्रॉन निकलता है तो क्या होता है? जितना न्यूट्रॉन निकलता है उतना द्रव्यमान संख्या में कमी होती है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है क्या? प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। परमाणु लिख दें क्या, कि समझ रहे हैं? चलिए लिख दे रहे हैं, द्रव्यमान संख्या, है ना? ये तो दोनों स्पष्ट याद है ना। एल्फा निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो रही है। बीटा कण निकलता है तो 1 की वृद्धि हो जाती है। किसमें 1 की वृद्धि हो जाती है? परमाणु क्रमांक में। जब एक बीटा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है, मतलब ये भी नहीं होगा, है ना। और न्यूट्रॉन निकलता है तो देखिए जितना न्यूट्रॉन निकलेगा द्रव्यमान संख्या में उतनी कमी आ जाएगी ना। तो बचा क्या है? गामा। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए फिर 8वां, सोच का ही फर्क होता है भाई, सोच का ही फर्क होता है। वरना ये समस्याएं जो है ना आपको कमज़ोर नहीं बनाती, समस्याएं आपको कमज़ोर
नहीं बनाएंगे बल्कि मजबूत बनाने का काम करती हैं। यदि समस्या आएगी तो उससे झेलने के बारे में सोचोगे और मजबूत हो जाओगे। तो ये बात याद रखो कि अभी गर्मी पड़ रही है तो परेशान मत हो, पढ़ाई करो। पढ़ाई करोगे तो कुछ आगे कर सकते हो। कौता क्वेश्चन अब लगाना है? 8वां? हाँ 8वां ना? अरे तेज बोलो यार। चलो 8वां प्रश्न क्या है? आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है। ये सबको सही बताना, अपनी कॉपी में लिखो कौन सा सही होगा। आयनीकरण क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या इनमें से कोई नहीं? अल्फा कण। काहें? अल्फा कण काहें जो है ये आयनित करने की क्षमता इसकी ज़्यादा होती। क्यों? क्योंकि इसमें 2 यूनिट धन आवेश होता है, सबसे ज़्यादा आयन इसी में होता है ना। चलिए आगे बढ़िए। 8वां हो गया, फिर 9वां प्रश्न। ये क्या है? प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग की जाती है। नाभिकीय संलयन विधि अच्छा नहीं की जाती। प्रयोगशाला समझ रहे हैं, जहाँ आप लोग प्रयोग करते हैं लैब में। तो प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि का प्रयोग नहीं की जा सकती। क्यों? अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती, अत्यधिक आयतन की आवश्यकता होती, अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती, कम ताप की आवश्यकता। अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है तो लैब में करेंगे तो जल जाएगा सब, है ना। समझ रहे हैं ना। तो नाभिकीय संलयन जो है, अच्छा ये बताइए सूर्य में ऊर्जा का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। अब सूर्य की ऊर्जा कल्पना कर लो कितनी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है। तो उतनी ऊर्जा अगर लैब में आ जाएगी तो क्या होगा समझ लो, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, ये कौता 10वां अब ना, 10वां। तो रेडियो एक्टिव नाभिक की अर्धायु, ये क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। रेडियो एक्टिव की अर्धायु 44 दिन है। इस नाभिक का 1 ग्राम कितने समय में कम होकर के 125 मिलीग्राम रह जाएगा? चलिए फटाफट लगाइए, देखते हैं कौन पहले आंसर देता है। अर्धायु काल, चलिए हम भी लगाते चल रहे हैं धीरे धीरे। हमसे पहले आंसर देना भाई आप लोगों को। तो अर्धायु काल दिया हुआ है 44 दिन, है ना। 44 दिन अर्धायु काल हो गया। नाभिक का 1 ग्राम कितने समय में कम होकर के 120 मिलीग्राम होता है? तो प्रारंभिक मात्रा आपकी हो गई 1 ग्राम ना, और शेष बची मात्रा कितनी है? 125 मिलीग्राम। अब मिलीग्राम को ग्राम में बदलोगे तो 1000 से भाग देते हो, है ना। आ गया आंसर, आ गया। कितना आया? समय निकालना है। वाह भाई 132, क्या बात है। ये n = n नॉट हाफ पावर n, ठीक है ना। तो कितना लिखें n की जगह? 125 बटे 1000। n नॉट का मान 1 है, 1/2 पावर n। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 3, है ना। अर्धायु काल दिया 44, है ना। 44 दिया हुआ है तो इसमें कितने से गुणा हो जाएगा? 44 × 3, 4 × 3 = 12, 13। ठीक, तो ये हो गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला, है ना। आगे बढ़े, समझ में आया ना। वाह भाई। चलिए 10वां हो गया, 11वां लगाइए। ये क्या कर रहे हैं? रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिक एक बार में उत्सर्जित करता है। समझिए, एक बार में रेडियो एक्टिव जब विघटन होता है, ध्यान दो, तो नाभिक एक बार में केवल अल्फा कण या बीटा कण एक बार में, देखिए ध्यान समझिए, दोनों एक साथ उत्सर्जित नहीं होगा। अल्फा निकलेगा फिर बीटा निकलेगा, या बीटा निकलेगा फिर अल्फा निकलेगा, दोनों एक साथ नहीं निकलता है ना। तो यही तो होगा ना, केवल अल्फा या बीटा कण, अल्फा तथा बीटा कण दोनों, अल्फा या बीटा कण तथा गामा फोटान, अल्फा बीटा किरण उत्सर्जित। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या लग रहा है? ए वाला ना। चलिए, अल्फा या बीटा। आगे बढ़े। ये 12वां क्वेश्चन, इसमें क्या है?
किसी परमाणु में अल्फा कण के उत्सर्जन का तात्पर्य क्या है? अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो ये याद रखिए भाई, है ना, इसको आपको याद रखना है कि नाभिक के प्रोटॉन का न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में बदलना होता है। ठीक है, बीटा कण उत्सर्जित होता है, इसका मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन समझते हैं, प्रोटॉन हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक 1H1 प्रोटियम होता है। ठीक है, तो ये जब प्रोटॉन निकलता है तो क्या होता है, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है। ठीक, किस में बदल जाता है? प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन। ठीक, चलिए ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न 13, इसको बताइए भाई, इसमें क्या कह रहे हैं, ये 90 थोरियम 234 का विघटन जब होता है तो बनता 84 प्लूटोनियम 218 में होता है। विघटन में उत्सर्जित अल्फा या बीटा कणों की संख्या बताइए। ठीक है, अल्फा और मतलब बीटा कणों की संख्या निकालनी। चलिए निकालिए जल्दी से, फार्मूला याद है ना, अभी बताया। अल्फा कणों की संख्या कितनी हो जाएगी? द्रव्यमान संख्या में कमी कितनी की हो रही है? 238 से 218 ना, तो 38 में से 18 घटाइए, कितना आएगा? अच्छा ये 38 नहीं 4 है ना, फिर से लिख दें, सही दिख रहा है, क्या है? 234 माइनस 218 बटे 4, घटाओ कितना आया? 16 बटे 4, 4 से काट दीजिए, आ गया 4। तो अल्फा कण कितने निकले? 4। बीटा कण कितना निकलेगा? 2 गुणे अल्फा, पता ना अल्फा कितना निकल रहा है? 4, माइनस परमाणु क्रमांक में परिवर्तन 90 से 84, कितना का परिवर्तन हुआ? 6 ना, तो 4 दूना 8 माइनस 6 कितना आएगा? 2। ठीक है, बीटा कण कितना उत्सर्जित हो रहा है? 2। तो यही वाला ऑप्शन इसमें सही लगा देंगे, कौन सा? ठीक, आया समझ में? चलिए आगे बढ़िए। 13, अब लगाना है 14। इसमें बताइए भाई, ये रेडियम है, क्या है? 88 रेडियम में से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो नया परमाणु किस समूह में उपस्थित होगा? समूह समझते हैं, आवर्त सारणी नहीं पढ़े हो? आवर्त सारणी क्या होता है कि तत्वों को जो है उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। ठीक, इधर ये आपका एस ब्लॉक है, ये इधर पी ब्लॉक है और ये डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक को बाहर रखा गया है। ठीक है, तो ये जो रेडियम है इससे अल्फा कण जब निकलेगा, रेडियम होता है यहाँ, ठीक है, यहाँ दूसरे में, तो रेडियम 88 है। अब इससे अल्फा कण निकलेगा तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा बताइए? परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा इसका? अल्फा कण निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आएगी, 2 कम कर दो, अरे बोलो भाई, 86 होगा, है ना, 86 होता है रेडान का, और रेडान को रखा गया है 18वें वर्ग में। किसमें? 18वें वर्ग में। 18वें वर्ग को शून्य वर्ग भी कहते हैं। ठीक है, यानी ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौथा प्रश्न था? 14। चलिए 15वां देखिए, ये थोरियम से बीटा कण उत्सर्जित होने पर प्राप्त पदार्थ है। चलिए, थोरियम से बीटा कण उत्सर्जित होगा। चलिए इसका ऑप्शन बताइए, बताएंगे नहीं इसको, कौन सा सही होगा? सी वाला। चलिए कुछ लोग सी कह रहे हैं, और कोई? और कोई? बी। और कोई? चलिए देखिए, बीटा कण जब उत्सर्जित होता है तो क्या होता है? परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। यहाँ परमाणु क्रमांक कितना है? 90। 90 में 1 वृद्धि होगी, यही ना, तो सी वाला कहाँ से होगा जी? ना, ये बी वाला इसका सही उत्तर होगा। समझ में आया? कॉन्सेप्ट यदि क्लियर रहेगा तो सारे प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे पाओगे। चलिए 16वें प्रश्न का उत्तर बताइए।
इसमें क्या है, यूरेनियम 238 से एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर नए तत्व का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार होगा। जल्दी बोलो कितना होगा? ए। काहे ए होगा? परमाणु क्रमांक में 2 की कमी यानी 90 हो गया। द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी 234 हो गया। कौन सही होगा? ए वाला। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी कर दी है। बन गया? आया ना? चलिए अच्छा है। ये 16 के बाद 17वां, इसका आंसर बताइए भाई। इसका आंसर सबको बताना एक बार में। ये तो पहले में से पता नहीं कौन लगा दिया है ना। वैसे याद है ना? क्या याद है कि गामा विकिरण की चाल जो है वो किसके बराबर होती है? प्रकाश की चाल के बराबर ना। गामा के बारे में अभी बताया गया, प्रकाश की चाल के बराबर होती है। ठीक, कोई डाउट तो नहीं ना? ये बी वाला सही होगा। सत्रह हो गया ना। 18वां, इसमें बताइए गामा किरणों की भेदन क्षमता होती है अल्फा बीटा दोनों प्रकार की किरणों से अधिक, अल्फा बीटा दोनों प्रकार की किरणों से कम, अल्फा किरण से अधिक। परंतु वाह भाई क्या बात है, यानी ए वाला सही होगा ना। चलिए अच्छा है, पढ़ रहे हो ध्यान से, आगे बढ़े। वाह भाई, ये कौन सा प्रश्न था? 16 ना। अब 17वां देखना है। 18वां, 19वां। अच्छा 19वां। अरे यार इसमें भी आंसर कोई लगा दिया है। पहले में बी लगा हुआ है, कोई बात नहीं, याद रख लीजिए। देखिए, शरीर में रक्त वेग का प्रवाह निम्न में से किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? ये मिल गया, पता नहीं कैसे। ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्वों में से देखिए, रेडियो एक्टिव तत्व कौन? सोडियम 24। देखिए सोडियम का कितना होता है, याद है ना? सोडियम 11 और ये होता है 23.5 भी या 23। तो ये जो 24 वाला जो होता है ये क्या करता है? शरीर के रक्त प्रवाह के वेग को इसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक, चलिए चलिए इसका आंसर बताइए। निम्न में से अल्फा कण कौन है? सी वाला। अच्छा चलिए ठीक है, अल्फा कण अब यहाँ बता दीजिए अल्फा कण होता क्या है। अभी हमने बताया था अल्फा कण क्या होता है। हीलियम परमाणु के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। इस पर 2 यूनिट धनावेश होता है ना, यही होगा। चलिए ये बताइए, रेडियो एक्टिव स्रोत की अर्ध आयु 30 दिन है। लगा के बताओ। अरे सही लगाया कि गलत लगाया है? क्या वैसे ये कर रहे हो? चेक करो सही है गलत है। रेडियो एक्टिव स्रोत की अर्धायु 30 है। अर्धायु कितनी है? 30, मतलब कि टी हाफ 30 दिन हो गया। 90 दिन के समय में के अंदर परमाणुओं का अंश जो क्षय होगा, ध्यान दीजिए 90 दिन के समय में, यानी टी बराबर कितना? 90 दिन। तो यहाँ यन का मान निकाल सकते हैं ना, टी बराबर यन गुणे टी हाफ, यही होता है ना। तो टी का मान 90/30 करेंगे तो यन का मान कितना आएगा? 3। यन का मान कितना आया? 3। अब देखिए क्या कह रहे हैं, 90 दिन के समय के अंदर परमाणुओं का अंश जो क्षय हुआ है, यानी देखिए फार्मूला क्या होता है, n0 हाफ पावर n। ठीक, तो ये शेष बची मात्रा ये n है ना, तो कितनी बची मात्रा? ये बटे n0 कर लो, इधर आएगा 1/2, घाते कितना? n का मान 3, तो 1/8 हो जाएगा। तो 1/8 में जब 100 से गुणा करोगे, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, ये क्या है? शेष बची मात्रा हो जाएगी। क्या आ जाएगी? शेष बची मात्रा। इसको काटें कैसे? 4 से काट दें, 4 दूना 8 और 25 चौका 100। तो 25/2 करेंगे तो कितना आएगा?
12.5, सही है। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पच्चीस 10। हाँ, तो इतना जो है क्या हो गई, शेष बची मात्रा। अब कह रहे हैं कि परमाणु का वह अंश जो क्षय हुआ है, जो खर्च हुआ है, वो मात्रा निकालनी है। ठीक है, तो प्रतिशत में निकालना, तो 100 में कितना, 100 में इतना क्षय हुआ, इतना खर्च हुआ। ठीक है, तो बचा कितना है, 100 में से यही घटा दीजिए, वो आएगा। ठीक है, चलिए जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। ये 21 हो गया। अब देखेंगे 22वां प्रश्न। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के लिए उच्च ताप आवश्यक है। अब समझिए, नाभिकीय संलयन में क्या होता है, 2 हल्के नाभिक मिलकर के भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। नाभिक नाभिक मिलता है, ठीक है, नाभिक नाभिक मिलता है। तो नाभिक में धन आवेश होता है, ऋण आवेश, नाभिक में धन आवेश। अब दोनों धन आवेश को नज़दीक ले आना है, समझिए, धन आवेश दोनों है, तो क्या नज़दीक आएंगे, नहीं आएंगे, तो नज़दीक ले आना है। तो 2 आवेशों के बीच जो आकर्षण बल लगता है वो कूलाम के बल से पता चलता है। कूलाम का नियम क्या है, किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते, यानी आवेश की मात्रा बढ़ जाती है तो बल भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही जो है कूलाम के बल को पार करना होगा। समझिए, ये प्रतिकर्षण बल लगेगा ना, नज़दीक नहीं आने बजाय, ये जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है इसी का विरोध करने के लिए जो है नाभिकीय संलयन ऊर्जा उच्च ताप की आवश्यकता होती है। उच्च ताप पर ये तभी नज़दीक आएगा जब इससे ऊर्जा कूलाम के बलों से, जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है इससे जो ऊर्जा है उससे ज़्यादा हो जाएगी, तभी ये नज़दीक आ पाएगा और एक हल्का नाभिक, मतलब 2 हल्का नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक बनेगा। तो ये डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ये 22 नाभिकीय, ये हो गया। बताइए, नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है, नाभिकीय रिएक्टर इसमें से कौन सा कार्य करता है। अनियंत्रित ढंग से अभिक्रिया नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन, अनियंत्रित ढंग से नहीं करता, ये गलत है। चलिए, जो गलत है उसको गलत करते जाइए। नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन सही है। चलिए आगे बढ़िए। परमाणु बम विस्फोट में सहायक है भाई, नाभिकीय रिएक्टर में ही तो नियंत्रित किया जाता है, तो कहाँ वहाँ परमाणु बम बनेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यही तो सही है ना, नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है, फिर से यहाँ से जो ऊर्जा मुक्त होती है नाभिकीय रिएक्टर में, कहाँ होता है, कारखानों में ईंधन के रूप में। चलिए इसको बताइए, नाभिकीय परिवर्तन में कितने अल्फा कण उत्सर्जित हुए, इसमें कितने अल्फा कण उत्सर्जित हुए, कितने, 2। कैसे आया, परमाणु क्रमांक में कमी, 215 माइनस 211/4 कितना आएगा, 4 आया बटे 4 कितना होगा, 1। कितने अल्फा कण निकले, समझ नहीं आया क्या। अरे भाई, द्रव्यमान संख्या में कमी बटे 4 यही तो होता है। द्रव्यमान संख्या 215 माइनस 211 घटाइए 4/1, तो यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला। ठीक है ना। चलिए भाई, मेहनत करिए, आलस्यपन मत दिखाइए। जब तक सनक नहीं होगी ना तब तक कोई मंजिल आपको हासिल नहीं हो सकती। एक सनक होनी चाहिए भाई मंजिल को पाने के लिए। सनक होगी तो भनक नहीं लगेगी कम मंजिल आपको मिल गई। तो इसलिए आलस्यपन मत दिखाओ, जुटे रहो। ये बताइए, किस समस्थानिक का उपयोग पुरानी वस्तुओं के निर्धारण में किया जाता है। अरे यार, कार्बन 14। ठीक है, कार्बन 14 का उपयोग जो है, कार्बन के समस्थानिक समझते हैं ना, कार्बन के समस्थानिक कौन कौन है, 12, 13, 14 है ना।
कार्बन परमाणु क्रमांक कितना होता है 6, ठीक है। 12, 13 और 14 ये 3 समस्थानिक हैं। तो इसमें से ये जो 14 वाला कार्बन है इसका उपयोग पुरानी वस्तुओं के निर्धारण में किया जाता है कि वस्तु कितनी पुरानी है। समझ पा रहे हैं? कोई वस्तु कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किया जा सकता है। तो 26 ये बताइए। अरे यार पता नहीं कैसे लगा दिए सब। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन। अच्छा ये बताओ परमाणु बम नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन जो है वो परमाणु बम जब बनता है तो उसमें नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। और नाभिकीय संलयन किस में होता है? हाइड्रोजन बम में। 27। चलिए बोर हो रहे हैं क्या? हाँ नहीं लगाओ। ये रेडान 226 की अर्ध आयु कितना है? 1580 वर्ष। 4740 वर्षों के पश्चात यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का रह जाएगा। कितनी मात्रा, कितना रह जाएगा ये पूछ रहे हैं। देखो क्या करेंगे। अर्ध आयु काल दिया हुआ है टी हाफ, है ना, 1580 और समय दिया हुआ है 4740, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए कितना रह जाएगा, प्रारंभिक मात्रा का कितना रह जाएगा ये पूछा जा रहा है ध्यान से। तो यहाँ से n का मान निकाल लो पहले। t बराबर n गुणे टी हाफ होता है ना, तो n बराबर t बटे टी हाफ हो जाएगा। t का मान 4740 बटे 1580, ये काट लो। कितने से कटेगा? हैं 3 बार जाएगा ना, 3 से गुणा करो इसमें, देखो शायद वही आएगा। और तिरिक 24, 5 3 15 17, 5 3 से गुणा कर रहे हैं, 3 1 3 4, यही तो आया ना। अरे 4 हो गया, यही आएगा ना, 3 बार गया तो n का मान 3 हो गया। देखिए क्या होता है, n = n नॉट हाफ पावर n, ठीक है। तो ये बन गया n बटे n नॉट = हाफ पावर n का मान 3 ना, तो 1/8 रह जाएगा ना। प्रारंभिक मात्रा का, देखिए यही तो है प्रारंभिक मात्रा, और ये शेष बची मात्रा। प्रारंभिक मात्रा का कितना रह जाएगा? 1/8। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ये 28। चलिए इसको बताइए, ये याद रखना है आपको, है ना। रेडियो एक्टिव तत्वों की अर्ध आयु सीमा कितनी होती है? अर्ध आयु सीमा रेडियो एक्टिव तत्व की ये होती है 10⁻⁷ सेकेंड से 10⁻⁷ सेकेंड से 10⁻12 वर्ष। समझ पा रहे हैं? 10⁻12 वर्ष समझ पा रहे हो? कितने साल तक जियोगे ज़्यादा से ज़्यादा? बहुत मेहनत करोगे, है ना, तो 100 तो नहीं पार कर पाओगे शायद ना। ये कितने 100 वर्ष पार कर रहा है आधी आयु के लिए? पार कर लोगे? चलो ठीक, दूध दही खाओ को बढ़िया से, फल फ्रूट। तो 10 की घात कितना? 12। समझ पा रहे हैं? 1 लिख करके 12 0 लिखते जाओ, इतना वर्ष होता है। इतने वर्ष के रेंज में रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु होती है। समझे? चल ये 28 के बाद 29। ये क्या करें? नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक क्षणें किस लिए प्रयोग में लाई जाती हैं? बताइए, नियंत्रक क्षणें किस लिए प्रयोग में लाई जाती हैं? अपक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए, अपक्रिया की गति को कम करने के लिए, गति बढ़ाने या घटाने के लिए, ताप नियंत्रक किसके लिए? कम करने के लिए, है ना। अपक्रिया के वेग को कम करने के लिए कौन सी क्षण का उपयोग किया जाता है? कौन वेग को कम करता है बताइए? बोरान और कैडमियम ना। कैडमियम और बोरान जो है वो क्या करती हैं? अवशोषित कर लेती हैं, ठीक है ना। बोरान और कैडमियम अवशोषित कर लेती हैं। चौथा प्रश्न था ये। अब 30वां,
चलिए 8 प्रश्न और बचा है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लीजिए। सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? बताइए। नाभिकीय संलयन में किसकी? उच्च ताप उच्च दाब, निम्न ताप उच्च दाब, उच्च ताप निम्न दाब, उच्च ताप और दाब नहीं कोई। क्या होगा? उच्च ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होती है। ठीक है, ताप बढ़ेगा तो दाब बढ़ ही जाता है, समझ पाते नहीं? ताप बढ़ेगा तो दाब बढ़ ही जाएगा। कैसे बताएं? नहीं सुनने का मूड है? जैसे समझो खाना पका रहे हो, खाना पक रहा है, आग लगाए हो नीचे, खाना पक रहा है, तो क्या होगा? ऊपर से ढक दियो ना, तो वो जब गर्म होता है तभी तो ऊपर जो है दाब बढ़ता है, वो ऊपर उठने लगता है। जो अंदर पदार्थ है जब ताप बढ़ता है तो वो क्या होता है? उसमें प्रसार होता है। ये लड़का सो रहा है, क्या हो जी? सत क्या हो? नहीं सो रहे हो? चलिए ठीक, मतलब ध्यान से सुन रहे थे, कोई बात नहीं, अच्छी बात। तो देखो समझो, अंदर जो है पानी रखा हुआ, चलिए पानी गर्म कर दीजिए, पानी रखा हुआ है ना, वो उसको जो है चूल्हे पे रख दीजिए, गैस मत जलाइए, कितनी देर में गर्म हो जाएगा? नहीं गर्म होगा? आग लगाए कुछ देर में गर्म हो जाएगा। क्या होगा? तो क्या होगा उसमें? क्या होता है, जब ताप मिलता है तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, ये बताओ ठंडी का समय होता अभी तो इतनी दूर में जो बैठे हो नज़दीक में बैठते ना, और गर्मी का समय है तो किसी का हाथ पैर टच हुआ तो दूर जाओ ना, तो गर्मी में क्या होता है? दूरी बढ़ जाती है, इसलिए क्या होगा? वो ज़्यादा जगह लेगा पानी, और ज़्यादा जगह लेगा तो जगह ज़्यादा लेगा तो दाब भी लगाएगा, यही बात होती है। चलिए, तो उच्च ताप और उच्च दाब पर क्या होता है? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में उच्च ताप और उच्च दाब की आवश्यकता। ये क्या हुआ? ये 36वां हो गया ना? 36वां हुआ था ना? कौन सा? 31? अच्छा ये इधर तो दिख रहा है शायद, रुको 1 मिनट। कौन सा क्वेश्चन हम लोग किए थे? चलिए जाने दीजिए, यहाँ ढूंढने से अच्छा तब तक लगा दो। कौन सा क्वेश्चन लेना है? 31। परमाणु बम निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन। वाह भाई, आगे बढ़ें। चलिए, ये हो गया 31। 32वां बताइए। इसका भी उत्तर दिया। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में एक तत्व का नाभिक, अब सही लगा तो पहले चेक कर लीजिए सही है गलत है। क्या करें? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में एक तत्व का नाभिक, विखंडन में समझ रहे हैं ना, टूटता है, तो कुछ प्रारंभिक नाभिकीय कण खोकर 2 या अधिक छोटे नाभिकों में टूटता है। वही तो होता है विखंडन में, एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है संलयन से। चलिए, कोई भी परमाणु रेडियो एक्टिविटी तभी दर्शाता है जब उसके परमाणु में हो। ध्यान दीजिए, क्या होता है? नाभिक से क्या निकलते हैं? अल्फा बीटा गामा किरण का उत्सर्जन होता है ना रेडियो एक्टिविटी में, तो क्या होगा? अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो अस्थायी होता है वो नहीं निकालता। अस्थायी नाभिक, अस्थायी नाभिक, क्या होगा? अस्थायी नाभिक। ठीक, चलिए अगला देखिए। चलिए इसका उत्तर बताइए। तीसरा क्या ये निम्न में से किसका विखंडन स्वयं नहीं होता? देखिए यूरेनियम का विखंडन होता, अभी बताया।
अभी प्रश्न में देखिए, अगर अब तक प्रश्न को ध्यान से देखे होगे तो इसका आंसर दे पाओ। देखिए यूरेनियम है ना, यूरेनियम का हमने कभी देखा था ना, अल्फा बीटा गामा कण कितने उत्सर्जित हो रहे हैं, क्या बन रहा है। तो कभी देखिए थोरियम बना था, अभी एक प्रश्न में मिला था, उसमें रेडान भी मिल गया था, RA। ये प्रश्न थोड़ा सा ही जो है मिसप्रिंट हो गया था, RA, ठीक है। यहाँ भी कुछ गड़बड़ हो गया था, इसको सही किया गया है। या फिर E, देखिए 25 किसका होता है परमाणु क्रमांक, लोहे का। अच्छा एक बार बताओ, लोहा का क्षय होता है क्या रखने पे? वो तो क्षय होता रेडियो एक्टिवता के कारण नहीं, विखंडन के कारण नहीं, उसका क्षय होता है संक्षारण प्रक्रिया के कारण ना। हाई स्कूल में पढ़े हो संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? नमी या अन्य रसायनों से अपक्रिया करके क्या होता है, ऑक्साइड बनाता है और क्षय होता है। चलिए, क्षय होता है मतलब नष्ट हो जाता है। देखिए ये प्रश्न समझ में आया ना क्या, कि इसमें जो है रेडियो एक्टिविटी वाली घटना यहाँ पे नहीं होती है Fe में। ये चौथा प्रश्न था। अब 36 देखना ना। बताइए, नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में निम्न में किसकी बंधन क्षमता सर्वाधिक होती है? बंधन क्षमता किसकी सबसे अधिक होती है? अल्फा किरण की, बीटा, गामा किरण की बंधन क्षमता अधिक होती है, ठीक है। गामा किरण की बंधन क्षमता सबसे अधिक होती है। कौन सा? 37, 37 ये लास्ट है। इसको बता दीजिए भाई। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा। विकिरण। अच्छा ये तीनों चीज़ें जानते हैं क्या होता है? चालन क्या होता है? चालन प्रक्रिया से किसमें ऊर्जा जो है एक स्थान दूसरे स्थान तक संचरित होती है। उन ऊर्जा संचरण की विधि जो है चालन है, और क्या है? चालन, संवहन और विकिरण। तो चालन में क्या होता है, कैसे होता है चालन? बताएं कि जान रहे हैं? जैसे ये मान लो लोहा है, इसको गर्म करना, लोहा नहीं है वाह भाई, मान लो, कल्पना कर लो, तो ये छड़ है लोहे की, ठीक है। इसमें जो है इसको गर्म करना, कैसे गर्म करोगे? आग के संपर्क में रखो, ठीक है। ये पूरा लोहा है, मान लो लोहा है भाई, ठीक है। अब ये इधर पकड़ लो, आग में डाल दो, हाथ जलने लगेगा। तो ये देखिए चालन प्रक्रिया द्वारा इसमें उष्मा का संचरण होता है। कैसे? देखिए इसमें प्रत्येक कण पास पास होते हैं ना, तो ये जो आग के संपर्क में जो कण है वो गर्म होता है, वो गर्म होकर के अपने बगल वाले कण को गर्म करता है, ठीक है। फिर वो वाला बगल वाले को ऐसे गर्म करते हुए आ जाता है यहाँ तक, और तब जलने लगता है। समझ गए? ये चालन प्रक्रिया होती है। संवहन में क्या होता है? इसमें ऊर्जा स्रोत के सामने कण स्वयं चल करके आते हैं, ऊर्जा स्रोत के पास स्वयं चल करके ऊर्जा लेने आते हैं। जैसे तुम लोग विद्या लेने यहाँ आए हो, स्वयं चल करके। चलो, तो इसमें संवहन की प्रक्रिया जैसे कैसे होता है? जल में, जल समझते हो ना? चूल्हे पे एक पात्र में पानी रख करके गर्म करेंगे, नीचे से आग लगाएंगे तो क्या होगा? वो गर्म होगा धीरे धीरे। कैसे गर्म होता है? नीचे से गर्म हो रहा है ना, पानी के जो कण आग के संपर्क में यानी नीचे हैं वो गर्म होगा, ऊर्जा लेगा, हट जाएगा। दूसरे कण आएंगे, वो ऊर्जा लेंगे, हट जाएंगे। इस प्रकार से ऊर्जा लेकर के हटते रहेंगे। जब खूब गर्म हो जाता है तो क्या होता है? खौलने लगता है, पानी हिलने लगता है तेजी से। पानी को गर्म करो, कोई हिलाता है? खौलने लगता है, हिलने लगता है अपने आप। तो ये संवहन प्रक्रिया द्वारा पानी क्या होता है? गर्म होता है। विकिरण क्या होता है? विकिरण देखिए समझिए, इसमें उष्मा स्रोत खुद गर्म करने आता है। उष्मा स्रोत से उष्मा निकलती है और माध्यम को गर्म करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। समझ पा रहे हैं? तो सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है तो माध्यम को भी गर्म करते हुए आती है। समझ रहे हो? हमको गर्मी मिल रही है ना सूर्य से, वातावरण भी गर्म है। समझ पा रहे हैं? गर्म करते हुए आ रहा है। तो सूर्य से ऊर्जा जो है पृथ्वी तक विकिरण द्वारा पहुंचती है। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 37 प्रश्नों को, हमको लग रहा था 38 है, तो 37 प्रश्नों का उत्तर हमने देख लिया। तो ये बताइए कि इसमें से जितने प्रश्न हैं ये सबको समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन 2 साल बाद आपको मिलेगा तो कर लेंगे?
नहीं भूल जाएंगे? बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।